हेलो लर्नर्स, स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स एकेडमी में। मैं मंजू शर्मा एक बार फिर से लेकर आई हूँ आपके लिए एक नया वीडियो का टॉपिक है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। देखिए लर्नर्स, किसी भी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट है या जो कोई भी इकॉनमी है वो अर्थव्यवस्था के अंदर सब चीज़ें ठीक से चलें, इकोनॉमिक ग्रोथ हो, आर्थिक उतार चढ़ाव न हो, स्टेबिलिटी बनी रहे और इकॉनमी के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, सभी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो अच्छे से चलें, उसके लिए सरकार दो पॉलिसीज़ को यूज़ करती है, जिनमें से एक है मौद्रिक नीति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरी होती है फिस्कल पॉलिसी यानी कि राजकोषीय नीति। आज इस वीडियो में हम जिस को डिस्कस करने वाले हैं पॉलिसी को, वो है मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति। तो लर्नर्स, नाम से ही आपको यहाँ पर पता चल रहा है कि मौद्रिक नीति, तो हम अगर इसको तोड़ें तो ये क्या बनेगा? मौद्रिक यानी मुद्रा से संबंधित, ठीक है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें मॉनेटरी पॉलिसी की, तो गवर्नमेंट की वो पॉलिसी जो किससे रिलेटेड है? मनी से, मुद्रा से संबंधित है, ठीक है, वो मौद्रिक नीति कहलाती है। तो बहुत सिंपल है। अब मुद्रा से संबंधित है तो उसमें क्या चीज़ें हैं? यानी कि कंट्रोल और यू कैन से रेगुलेट मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। यानी कि ये जो पॉलिसी है ये इकोनॉमी में जो मनी सप्लाई है, जो मुद्रा की पूर्ति है या सर्कुलेशन में कितनी मनी है, उसको रेगुलेट करने से संबंधित है, ठीक है। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि अर्थव्यवस्था की वह नीति जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति तथा ब्याज की दर को नियंत्रित करने से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में सिर्फ जो मनी सप्लाई है उसके रेगुलेट होने के साथ साथ जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्चुअली उसके ज़रिए भी मनी सप्लाई को जो है रेगुलेट किया जाता है, कम या ज़्यादा किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि दिस इज़ द पॉलिसी रिलेटेड विद टू रेगुलेट द मनी सप्लाई एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। इंटरेस्ट रेट्स आप कह सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, इनको रेगुलेट करने से संबंधित जो नीति होती है वो मौद्रिक नीति कहलाती है। अब बात है कि ये जो नीति है इसको चलाता कौन है? तो किसी भी कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता है वो इस पॉलिसी को ऑपरेट करता है। वो ऑपरेट करता है किसको? मॉनेटरी पॉलिसी को। तो इंडिया में कौन रेगुलेट करता है फिर? क्योंकि हमारा जो केंद्रीय बैंक है वो कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। तो जो आरबीआई है वो इंडिया में मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। यानी कि इकोनॉमी के अंदर मनी सप्लाई कितनी होगी, कब करेंसी इशू की जाएगी, कब करेंसी बंद की जाएगी, कब रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेंज किया जाएगा, ये सारे डिसीजन जो है वो कौन लेता है? वो आरबीआई लेता है, वो इस पॉलिसी को चलाता है, ठीक है। तो ऑथराइज्ड जो है मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड डिसीजन लेने के लिए वो कौन है? आरबीआई है, ठीक है। अब बात आती है कि भाई इस पॉलिसी की ज़रूरत क्यों पड़ती है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी लर्नर्स कि आप ये कह सकते हैं कि केन्जियन जो थ्योरी आई, केन्जियन जो फ्रेमवर्क आया, उससे पहले मॉनेटरी पॉलिसी को ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी गई थी। फिस्कल पॉलिसी की बात जो है वो उसके बाद में ज़्यादा की जाने लगी। तो खैर इसको हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोस के अंदर। जब हम फिस्कल पॉलिसी को डिस्कस करेंगे तब हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या है। अब बात है कि भाई ये जो पॉलिसी है, मतलब हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? देखिए इकॉनमी में क्या होता है कि कभी मंदी आ जाती है, कभी तेज़ी आ जाती है, कभी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती हैं, अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, बहुत सारी ऐसी आर्थिक समस्याएं थी। तो उन आर्थिक समस्याओं का समाधान करने के लिए जो है इस पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। तो अब क्या ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस पॉलिसी के, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। यानी कि उद्देश्य क्या हैं इस नीति के, किस उद्देश्य से
इस नीति को जो है सरकार या केंद्रीय बैंक जो है वो यूज़ करता है। तो सबसे पहला उद्देश्य वो क्या है, किसी भी अर्थव्यवस्था के अंदर सबसे पहला उद्देश्य ही रहता है कि उस अर्थव्यवस्था में इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन रहे, आर्थिक स्थिरीकरण रहे। लर्नर्स, यहाँ आर्थिक स्थिरीकरण से मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ ना हो। इकॉनमी ग्रो तो करे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि या तो बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ रही हैं और या फिर मंदी है इकॉनमी के अंदर और जो है बेरोज़गारी फैल रही है। तो आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति बहुत ज़्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पर नहीं होनी चाहिए। तो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, आर्थिक स्थिरीकरण बना रहे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। तो सिर्फ स्थिरीकरण के लिए नहीं, बल्कि जो ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे कि किस तरीके से अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हो, कहाँ पर, यानी कि जब गवर्नमेंट को ये लगता है कि भाई अब हमें जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बढ़ाना है ताकि ग्रोथ ज़्यादा हो, तो जो केंद्रीय बैंक है वो इन सभी चीज़ों में मनी की सप्लाई को और रेट ऑफ इंटरेस्ट को इनको छेड़ता है, कभी कम करता है, कभी ज़्यादा करता है, ठीक है। ये आप देखते भी होंगे, बहुत बार आपने देखा होगा कि आरबीआई रेपो रेट को बढ़ा देता है या घटा देता है। उन सबका उद्देश्य क्या है कि जब ये लगता है कि भाई इकॉनमी में जो है इन्वेस्टमेंट्स उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए, ठीक है, या फिर जो है मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो सिचुएशन को देख करके जो आरबीआई है वो क्या करता है, इकोनॉमिक जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको ऑपरेट करता है कि अब हमें मनी सप्लाई को कंट्रोल करने की ज़रूरत है या अब उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रख करके की जाती हैं। तीसरा ऑब्जेक्टिव क्या है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, या ये कह सकते हैं हम कि अनएम्प्लॉयमेंट को दूर किया जाए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करना है तो क्या होना चाहिए, इकॉनमी में प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होनी चाहिए। प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ होंगी तभी तो लोगों को रोज़गार मिलेगा, और प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए क्या चाहिए कि इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होना चाहिए, ठीक है, मनी सप्लाई होनी चाहिए इकॉनमी के अंदर। तो इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को जो है यूज़ किया जाता है। कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, अगर अर्थव्यवस्था में बहुत तेज़ी से कीमतें बढ़ रही हैं तो ये किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा नहीं होता है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ किया जाता है। हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, ज़रूर आप वीडियो को देखिएगा ध्यान से, हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे मॉनेटरी पॉलिसी को यूज़ करके जो है इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है या अनएम्प्लॉयमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें भी हम इसके अंदर देखेंगे। प्राइस स्टेबिलिटी, कीमत स्थिरता। देखिए अब यहाँ पर ये नहीं है बिल्कुल कि भाई सिर्फ कीमतें तेज़ी से बढ़ रही हैं तो वही एक प्रॉब्लम है। अगर कीमतें घट रही हों यानी डिफ्लेशन की सिचुएशन हो, वो भी किसी अर्थव्यवस्था के लिए ठीक नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि डिफ्लेशन में क्या है कि जो प्रोडक्शन का इंसेंटिव है वो ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए किस चीज़ की बात की जाती है, प्राइस स्टेबिलिटी की बात की जाती है कि बहुत ज़्यादा कीमतें ना तो बढ़नी चाहिए और ना ही ऐसा हो कि बिल्कुल कम हो जाए, ताकि जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं उनके ऊपर बुरा प्रभाव पड़े। तो ये ऑब्जेक्टिव्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। अब बात आती है भाई इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए फिर मॉनेटरी पॉलिसी के पास हथियार कौन से हैं, इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं उसके, या हम कहें कि टूल्स कौन से हैं, ठीक है। तो आप इसको कह सकते हैं कि ये मॉनेटरी पॉलिसी के यंत्र हैं जिनके द्वारा क्या किया जा सकता है, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सकता है। अच्छा लर्नर्स, इसके बीच में हम एक चीज़ और बात करेंगे, टारगेट्स कहा जाता है। देखिए टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। मॉनेटरी पॉलिसी की टारगेट्स का मतलब क्या है कि देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव्स हैं। आप कहेंगे ऑब्जेक्टिव्स और टारगेट्स में क्या फ़र्क है, कोई फ़र्क नहीं है। एक लाइन है, एक हल्की सी लाइन है जो बस देखिए ये तो ऑब्जेक्टिव हैं, ठीक है, ये तो उद्देश्य हैं कि ये करना है। अब इन उद्देश्यों के लिए क्या टारगेट करना है हमें, इन उद्देश्यों के लिए हमें टारगेट करना है कि हमें मनी सप्लाई को क्या करना है, रिड्यूस करना है, या मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है, या इंटरेस्ट रेट को, रेट ऑफ इंटरेस्ट को क्या करना है, इंक्रीज करना है या डिक्रीज करना है, इनको टारगेट किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात, ये ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए
क्या किया जाता है, इनको टारगेट किया जाता है। किसको? मनी सप्लाई को, इंटरेस्ट रेट्स को, इनको टारगेट किया जाता है। ठीक है, यानी कि इनको कमियां ज़्यादा करना, इनके कमियां ज़्यादा करने से हम इनको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप कि भाई इनको कम या ज़्यादा करने के लिए, यानी कि इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए, टारगेट क्या है? मनी सप्लाई को क्या करना है? कम करना है, या मनी सप्लाई को बढ़ाना है, या इंटरेस्ट रेट्स को कम करना है, या इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना है। दीज आर द टारगेट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए फिर क्या है? इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ठीक है, किससे हम इनको कर सकते हैं? वो इंस्ट्रूमेंट्स क्या हैं? सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट है रिजर्व रिक्वायरमेंट। रिजर्व रिक्वायरमेंट का मतलब होता है कि बैंक्स के पास जितना पैसा जमा होता है, ठीक है, देखिए बैंक में जब हम पैसा जमा कराते हैं तो बैंक उस पर हमें क्या देता है? ब्याज देता है। तो बैंक फ्री में ब्याज नहीं देता है, बैंक उस पैसे को आगे किसी को लोन देता है, ऋण देता है, और वहाँ से ब्याज कमाता है और उस ब्याज में से हमें देता है। ठीक है, अब बात आती है कि अगर बैंक के पास जितना पैसा जमा हुआ वो सारा का सारा पैसा अगर आगे ऋण दे देता है, और इस बीच में जिन्होंने जमा कराया है वो अगर अपना पैसा विड्रॉ करने के लिए वहाँ पहुँच जाते हैं, तो उस सिचुएशन में बैंक क्या कहेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैंने तो सारा का सारा ऋण दे दिया। नो, वो ऐसा कभी नहीं कहता। क्यों नहीं कहता? क्योंकि वो क्या करता है, अपने पास कुछ जो जमा है, उसके डिपॉजिट्स हैं, उनको क्या करता है? कैश फॉर्म में रखता है। ठीक है, कैश नगद के रूप में रखता है। किसको? डिपॉजिट्स, जितने जमा उसके पास आए हैं, जितने डिमांड डिपॉजिट्स आए हैं, उनके कुछ परसेंट को किसके रूप में रखता है? अपने पास कैश के रूप में रखता है। ठीक है, उसको बोलते हैं रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। और ये रिजर्व रिक्वायरमेंट कौन तय करता है? इसे किसी भी देश का केंद्रीय बैंक तय करता है। इसको हम स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो भी बोलते हैं, जिसको इन शॉर्ट कहा जाता है SLR। ठीक है, यानी बैंकों के पास जितना जमा आया उस जमा का कुछ परसेंट, ठीक है, सपोज हो सकता है 10%, 12%, 15%, 20%, कुछ भी, वो क्या करना होता है? बैंक को अपने पास नगद रूप में रखना होता है। तो जब भी RBI या केंद्रीय बैंक ये चाहेगा कि भाई मनी सप्लाई को कंट्रोल किया जाए, कम किया जाए, तो वो क्या करेगा? इस रिजर्व रिक्वायरमेंट को क्या कर देता है? बढ़ा देता है, ताकि बैंक अपने पास नगद रूप में ज़्यादा रखें और ऋण कम दे पाएँ। जब ऋण कम दे पाएंगे, क्रेडिट क्रिएशन कम होगा, तो अपने आप ही जो मनी सप्लाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यहाँ पर हमने एक वर्ड इस्तेमाल किया, क्रेडिट क्रिएशन। अगर लर्नर्स आपको लगता है कि ये जो क्रेडिट क्रिएशन शब्द है ये मैंने क्यों इस्तेमाल किया और ये क्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, ताकि इसके ऊपर हम आगे डिस्कस कर चुके हैं। एक वीडियो मैं इसके ऊपर बना दूंगी ज़रूर, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्रेडिट क्रिएशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो। ठीक है, तो और अगर बैंक को लगता है कि भाई जो है मनी सप्लाई को बढ़ाना है, तो ये जो रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसको बैंक क्या कर देता है? केंद्रीय बैंक क्या कर देता है? इसको कम कर देता है कि अब बैंकों को अपने पास कम रखना पड़ेगा, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे सकें? ऋण दे सकें, जिससे क्या हो? साख का निर्माण ज़्यादा हो और मुद्रा की पूर्ति अर्थव्यवस्था में बढ़ जाए। ठीक है, दूसरी जो इंस्ट्रूमेंट है वो है बैंक रेट। बैंक रेट क्या होता है? ये वो इंटरेस्ट रेट है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक जो अन्य बैंक हैं उनको ऋण देता है। ठीक है, किसी भी देश का केंद्रीय बैंक अन्य बैंकों को जिस दर पर ऋण देता है, जिस रेट पर जो है लोन्स देता है, वो क्या कहलाती है? बैंक रेट। तो बैंक रेट का भी यूज़ किस तरीके से है कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज़ करना है तो बैंक रेट को रिड्यूस कर दिया जाता है, ताकि बैंकों को ऋण सस्ते मिलें। जब बैंकों को ऋण सस्ते मिलेंगे तो वो भी आगे सस्ते ऋण दे पाएंगे, और जब ऋण सस्ते मिलेंगे तो लोग ज़्यादा ऋण लेंगे और मनी सप्लाई क्या हो जाएगी? इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अपोजिट अगर क्या चाहता है बैंक कि भाई रेट ऑफ जो
मनी सप्लाई है वो कम हो तो ब्याज की दर को, जो बैंक रेट है उसको क्या कर देगा, बढ़ा देगा। जैसे ही बढ़ेगा लोन महंगे हो जाएंगे, बैंकों को लोन महंगे मिलेंगे तो वो भी कम लेंगे तो वो भी आगे महंगा देंगे, जब उनको महंगा मिलेगा तो वो भी महंगा ही देंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, लोन कम लिए जाएंगे और जो मनी सप्लाई है वो इकॉनमी में क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीसरी जो चीज़ है वो है CRR, कैश रिजर्व रेशियो। एक्चुअली ये रिजर्व रिक्वायरमेंट्स हैं दोनों ही, SLR और CRR भी। रिजर्व रिक्वायरमेंट्स में जो SLR है वो बैंक को टोटल जमा का अपने पास रखना पड़ता है, वो कहलाता है SLR। और टोटल जमा का जो बैंक को किसके पास रखना पड़ता है, सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, सेंट्रल बैंक के पास जो परसेंट कैश फॉर्म में या जमा के रूप में वहाँ पर डिपॉजिट्स के रूप में रखना पड़ता है किसी भी बैंक को। ठीक है, किसी भी बैंक को केंद्रीय बैंक के पास जो डिपॉजिट के रूप में रखना पड़ता है उसको कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। ठीक है, इसका भी सीधा सा वही रूल है कि अगर मनी सप्लाई को इंक्रीज करना है तो CRR को क्या कर दिया जाता है, कम, और अगर मनी सप्लाई को रिड्यूस करना है, कम करना है, कंट्रोल करना है तो फिर क्या कर दिया जाता है, CRR को बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, क्योंकि फिर उससे क्या होगा कि ज़्यादा पैसा कहाँ रखा जाएगा, सेंट्रल बैंक के पास ज़्यादा रखना पड़ेगा। जब वहाँ ज़्यादा रखा जाएगा तो नेचुरली ऋण कम दिए जाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशन से पहले हम रेपो रेट को डिस्कस कर लेते हैं। रेपो रेट क्या होती है, ये है शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट। इसको शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट कहते हैं। लेंडिंग मतलब कि ऋण देना। ठीक है, तो रेपो रेट क्या है, देखिए बैंक रेट में और रेपो रेट में क्या फ़र्क है, ये तो जनरल जो है वो है, ये है रेपो रेट जो शॉर्ट टर्म की है। ठीक है, अल्पकालीन, ज़्यादातर ये ओवर अ नाइट की मतलब होती हैं, वन डे के लिए आप कह सकते हैं। वन डे की जितनी भी किसी बैंक की रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसमें अगर बैंक को ये लगता है कि मेरे पास जो है वो शॉर्ट पड़ रहे हैं फंड्स, यानी कि जो उसको चाहिए, उसके जितने भी उसके पास डिमांड आती हैं इन कैश होने के लिए या ट्रांजैक्शंस के लिए आती हैं, और उसके पास जो है पैसा कम है, उसके पास डिपॉजिट्स में कम है, तो फिर जो बैंक है वो क्या करता है, वो लोन लेता है किससे, सेंट्रल बैंक से, हम कहें कि भाई RBI से लेता है। ठीक है, तो RBI उस समय ओवर अ नाइट, अब वो क्या होता है कि ये जो सिचुएशन है किसी भी बैंक की वो हर दिन बदलती रहती है। हर दिन के में उसके पास कुछ जमा होता है, कुछ विड्रॉ किया जाता है, कुछ डिपॉजिट्स आते हैं, कुछ विड्रॉल्स होते हैं, तो वो डेली सिचुएशन बदलती रहती है। इसलिए यहाँ पर जो बैंक है वो लंबे समय के लिए ऋण नहीं लेता है, बल्कि ये जो ऋण होते हैं ये ओवर अ नाइट के लिए होते हैं, मतलब एक दिन के लिए ही होते हैं। ठीक है, तो इन शॉर्ट टर्म के जो ऋण होते हैं उन पर RBI जो ब्याज लेता है वो क्या कहलाता है, रेपो रेट कहलाता है। और शॉर्ट टर्म के अंदर ये इस रेट को सबसे ज़्यादा जो है मैं कहूँ कि छेड़ा जाता है, सबसे ज़्यादा इसी रेट को बहुत जल्दी जो है इसके अंदर चेंजेस किए जाते हैं। फ्रिक्वेंटली इसको क्या किया जाता है, चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो इसका भी क्या है कि जब इकॉनमी के अंदर जो है मनी सप्लाई ऑफ मनी को क्या करना है, अगर रिड्यूस करना है सप्लाई ऑफ मनी को, तो रेपो रेट को क्या कर दिया जाता है, RR को क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। और अगर मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है मनी सप्लाई को, तो उस टाइम पे RR को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, अभी आप अगर रिसेंटली देखेंगे पिछले कुछ महीनों के अंदर या करीबन आप एक साल का अगर देखेंगे इंडिया का रिकॉर्ड, तो RBI ने जितनी बार भी अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू किया है, हर बार क्या किया है, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है। ठीक है, तो क्यों किया, क्योंकि इकॉनमी के अंदर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा है और
इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बैंक ने क्या किया है, आरबीआई ने क्या किया है, रेपो रेट को इंक्रीज़ किया है। रेपो रेट के इंक्रीज़ होते ही जो और इंटरेस्ट रेट्स थी, बैंक जिन दरों पर ऋण देते थे, वो सारी दरें, वो सारे जो इंटरेस्ट रेट्स हैं वो क्या हो गई हैं, इंक्रीज़ हो गई हैं। लोन्स जो हैं वो क्या हो गए हैं, महंगे हो गए हैं। लोन्स क्या हो गए हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गए हैं, महंगे हो चुके हैं। ठीक है, इसलिए लोन्स के ऊपर इसका असर पड़ता है। यानी मनी सप्लाई को क्या करने का काम किया जा रहा है, कंट्रोल करने का, कम करने का काम किया जा रहा है रेपो रेट। एक और रेट होती है जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होती है कि भाई ये जो एक दिन के लिए उसके पास कमी पड़ गई थी फंड्स में, तो उसने ऋण ले लिया, तो आरबीआई ना, जो अगर बैंक के पास एक दिन के उसके सारे के सारे बैलेंस शीट के अंदर या उसके हिसाब किताब में अगर बढ़ जाता है ना, पैसा बढ़ जाता है, तो वो उसको एक रात के लिए फिर वो आरबीआई को क्या करता है, ऋण भी देता है। तो आरबीआई रेडी होता है इस चीज़ के लिए कि अगर आपके पास एक दिन के लिए एक्स्ट्रा है तो वो भी हम लेंगे और उस पर आपको ब्याज की दर देंगे। उसको बोला जाता है रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, ये बोरोइंग रेट है, यानी कि इस रेट पर जो आरबीआई है वो क्या करता है, ये शॉर्ट टर्म की क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट। ठीक है, इस दर पर वो अल्पकाल के लिए ऋण लेने को तैयार होता है, और रेपो रेट क्या है, अल्पकाल के लिए ऋण देने को तैयार होता है। तो ये शॉर्ट टर्म लेंडिंग रेट है और ये शॉर्ट टर्म बोरोइंग रेट है। किसकी, आरबीआई की या किसी भी देश की सेंट्रल बैंक की। अब जो हमने एक बीच में छोड़ दिया था वो क्या था, ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है कि जो आरबीआई है या कोई भी देश का जो सेंट्रल बैंक है वो खुले बाज़ार के अंदर सिक्योरिटीज़ को बेचता है और ख़रीदता है। तो अगर तो मनी सप्लाई को कम करना है तो क्या करेगा, सिक्योरिटीज़ को क्या कर देगा, बेच देगा। बेचने से क्या होगा, जो लोग सिक्योरिटीज़ खरीदेंगे या मे बी बैंक्स खरीदते हैं, तो वो क्या करते हैं, उससे जो पैसा है, जो लिक्विडिटी है, जो मनी है, वो बैंक्स के पास से या पब्लिक के पास से कहाँ चली जाती है, सेंट्रल बैंक के पास चली जाती है। तो पब्लिक के पास जो सर्कुलेशन में पैसा है, मनी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है, और उससे क्या होता है कि जो भी टारगेट है हमारा कि हमने मनी सप्लाई को कम करना है या रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाना है, उस टारगेट को अचीव कर पाती है। ठीक है, और अगर ये लगता है कि उसको मनी सप्लाई को क्या करना है, इंक्रीज करना है, तो वो सिक्योरिटीज़ को क्या करना शुरू कर देती है, उस समय में सिक्योरिटीज़ को खरीदने लग जाती है। क्योंकि जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटीज़ को खरीदेगा तो फिर जो पैसा है, जो मनी है, वो बैंक के पास से कहाँ जाएगा, पब्लिक के पास जाएगा सर्कुलेशन में, यानी सर्कुलेशन में जो मनी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, समझ में आई होंगी चीज़ें, और अगर कुछ चीज़ समझ में ना आई हो, कुछ क्लैरिटी हो ना हो या डाउट्स हो, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो के लिए इतना ही। कमिंग वीडियो में हम ये देखेंगे कि इन टूल्स को वो यूज़ कैसे करता है मनी सप्लाई को डिक्रीज़ करने में, या इन्फ्लेशन को, या हम कहें कि अनएम्प्लॉयमेंट को, अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने में कैसे यूज़ किया जाता है। तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।